कल हमने सूरदास की कहानी लगभग पूरी कर ली थी। अब समाप्ति का कुछ अंश बाकी है, उसे मैं आपको करा देती हूँ। तो जब सूरदास बैठकर अपनी झोपड़ी जहाँ उसकी जल गई थी वहाँ उस ज़मीन पर बैठकर रो रहा था, तब उसे बच्चों के रोने की, चिल्लाने की, खेलने की आवाज़ आई और उसने सुना कि जो घीसू है वो मिठुआ को कह रहा है कि तुम खेल में रोते हो, तुम कैसे हो, तुम खेल में रोते हो। तो इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक आशा की किरण दौड़ पड़ी कि मैं जीवन रूपी इस खेल में कुछ उजड़ गया तो रोने कैसे लगा, मैं क्यों रो रहा हूँ। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने कुछ जीत लिया हो और वह राख के ढेर को अपने हाथों से उड़ाने लगा। उसे एक जीत का एहसास हुआ। उसे यह एहसास हुआ कि जीवन रोने का नाम नहीं, जीवन चलने का नाम है। जो रोते हैं, जो रुक जाते हैं वो मर जाते हैं, जो चलते हैं और जो हंसते हैं वही जीवन को जी पाते हैं। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। तो यहाँ पे सूरदास ये सोचता है कि हम गुस्से में और दुख में काफ़ी अपने स्थान से हट जाते हैं, जो हमें करना है हम उस बात को भूल जाते हैं और अपने संयम को खो देते हैं। वो संयम कहाँ चला जाता है। शत्रु पर विजय करके जो लोग योद्धा होते हैं वो विजय करके तलवार को अपने म्यान में रख लेते हैं और मैं भी अब इस दुख में विजय प्राप्त करूँगा और इस दुख को भुला दूंगा, आगे बढ़ूंगा, फिर से अपनी झोपड़ी बनाऊंगा, फिर से पैसे जमा करूंगा और इस साल जो कार्य न कर सका वो अगले साल करूंगा। एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। तो जब बच्चों ने देखा कि झोपड़ी में आग लग गई है तो बच्चे सारे वहां पहुंच गए और आकर सूरदास से तरह तरह के प्रश्न जो है करने लगे। उसे राख फेंकते हुए देखकर सबों को खेल हाथ आया। सबने लगा कि सूरदास एक खेल खेल रहा है। राख की वर्षा होने लगी और दम के दम में सारी राख जो है वो बिखर गई। सूरदास ने सारी राख को इधर उधर बिखेर दिया। भूमि पर केवल काला सा निशान रह गया। मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम कहाँ रहेंगे? तो सूरदास ने कहा, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ ने कहा, और कोई फिर आग लगा दे तो फिर बनाएंगे, और फिर लगा दे तो हम फिर बनाएंगे, और कोई 1000 बार लगा दे तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों को संख्याओं से विशेष रुचि होती है, वो संख्या यानी कि गिनती बहुत पसंद करते हैं। तो मिठुआ ने फिर पूछा, जो कोई 100 लाख बार आग लगा दे? तो सूरदास ने उसे उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया कि हम भी 100 लाख बार अपना घर बनाएंगे और पैसे कमाएंगे। तो इस तरह से यह एहसास हुआ सूरदास को कि जो मैं शोक मना रहा था, दुख मना रहा था, वो शोक और वो दुख मुझे नहीं मनाना चाहिए। कि जीवन एक खेल है, इस खेल में हार जीत होती है, परंतु हार कर बैठ जाना मृत्यु को पा लेने के समान होता है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न अभ्यास में आते हैं। आज मैं कुछ प्रश्न उत्तर आपको करा देती हूँ, बाकी मैं आपको कल कराऊंगी। अध्याय आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। सूरदास किस तरह से एक आत्मविश्वास में जगा और ये कहने लगा कि हम लोग 100 बार अब घर बनाएंगे, 100 लाख बार घर बनाएंगे। अगर किसी ने घर को जला दिया, उसके अंदर का आत्मविश्वास उसके जीने के लिए काफ़ी था, क्योंकि वो बहुत आत्मविश्वासी प्रवृत्ति का मनुष्य था। वो रोना नहीं जानता था, परंतु अपनी झोपड़ी और धन की चोरी की वजह से वो रोने लगा और उसे काफ़ी दुख हुआ। लेकिन यह बात सुनकर कि तुम खेल में रोते हो, उसे एहसास हुआ कि अब खेल में रोना नहीं है बल्कि आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? इस कथन के आधार पे सूरदास की मन की स्थिति का वर्णन करना। तो सूरदास की मन की स्थिति क्या थी जब वो झोपड़े को देखा जलते हुए और लोगों को बातचीत करते हुए सुना, और लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि अगर इसने चूल्हा ठंडा कर दिया होता तो किसी के कलेजे की आग ठंडी थोड़ी होती। घर जलाने के बाद उसकी कलेजे की आग ठंडी हो गई होगी। तो निराशा की भावना और शंकापूर्ण स्थिति, कैसी स्थिति? मनोस्थिति सूरदास की बिल्कुल शंकापूर्ण मनोस्थिति थी। निराशा की भावना, सूरदास की झोपड़ी जल जाने पर भी सभी उसे दिलासा दे रहे थे, लेकिन वह
मनन करते हुए निराश हो जाता, वो अपनी झोपड़ी को देखता और काफ़ी निराश हो जाता। यह कथन उसकी निराशापूर्ण मनस्थिति को स्पष्ट करता है। उसकी मनोस्थिति कैसी थी? काफ़ी निराशापूर्ण थी। शंकापूर्ण स्थिति, झोपड़ी जल जाने के बाद कई लोगों पर शक की दृष्टि थी कि किसी ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। सूरदास हालांकि किसी का नाम नहीं लेता, परंतु उसे लगता है कि आग किसी ने दुश्मनी के कारण ही लगाई है, क्योंकि उसे पता था दुश्मनों की कमी नहीं है। लोग दोस्ती करते हैं, दोस्ती के आड़ में दुश्मनी निभाते हैं। कौन किस चेहरे को लेकर जीता है, आपको कौन सा चेहरा दिखाता है, ये कहना बहुत कठिन है। तो सूरदास अंदर ही अंदर लोगों पे शक भी कर रहा था और उसकी मन की स्थिति निराशापूर्वक भी थी। दोनों स्थितियां उसके मन में थी। एक तरफ वो निराशाजनक था और दूसरी तरफ उसके मन में शक की भावना थी कि यह आग खुद ब खुद नहीं लगी है झोपड़ी में, या आग जरूर किसी न किसी ने लगा दी है। तो इस स्थिति को आपको लिखना है और इसी प्रकार लिखिएगा, पॉइंट में लिखिएगा तो आंसर बहुत अच्छे से सामने आते हैं, बेटर लगते हैं। और इसमें मार्किंग जो होती है वो पूरी मार्किंग होती है। और यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 4 अंक से कम नहीं होते हैं अंतराल पुस्तक के प्रश्न। कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा वो 4 अंकों के लिए पूछा जाएगा, तो सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद करना है, पॉइंट्स के साथ याद कीजिए। दूसरा प्रश्न, आज मैं 1 और 2 प्रश्न आपको करा देती हूँ, बाकी के प्रश्नोत्तर आपको मैं कल करा दूंगी। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? अपमान का बदला लेने के लिए और रुपयों का लोभ। भैरव कहीं ना कहीं एक अपमान हुआ था उसका, जब वह सुभागी के साथ बदसलूकी कर रहा था और सूरदास ने उसे बचाया था, तो भैरव को बड़ा अपमान लगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी जिसे मानता है, अपनी पत्नी बनाकर जिसे अपने घर में रखे हुए हैं, उसे सूरदास क्यों बचाने आया, तो उसे बड़ा अपमानित महसूस हुआ और इसका बदला लेना चाहता था वो। और उसके साथ उसने सूरदास के साथ अपनी सुभागी को कलंकित भी कर दिया था और रुपए का भी लालच था। भैरव को पता था कि सूरदास के पास पैसे जमा हैं, वह पैसों को चुराना चाहता था, इसीलिए उसने झोपड़ी में आग लगाई। एक तो अपमान का बदला लेने के लिए, दूसरा रुपयों का लोभ था। भैरव का मानना था कि सूरदास ने सुभागी को उसके हाथों से बचाकर उसका अपमान किया है। वो भैरव जो है वो सुभागी को मारे पीटे जैसे भी रखे, सूरदास को अधिकार नहीं है कि वो बोले। भैरव यही सोचता था। भैरव ये सोचता था कि सूरदास ने सुभागी को उसके हाथ से बचा लिया तो वो अच्छा नहीं किया, उसका अपमान किया है, साथ ही बिरादरी में भी उसका अपमान हुआ है। अतः उसने सूरदास से बदला लेने के लिए उसकी झोपड़ी जलाई। तो बिरादरी में भी यह बात पता चल गई कि सुभागी के साथ बदसलूकी कर रहा है भैरव, तो काफ़ी अपमान हुआ उसका और इस अपमान का बदला लेने के लिए जो है भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई। रुपयों का लोभ भी था। भैरव ने सूरदास के रुपयों को चुराने का मन बना लिया था, इसीलिए रुपए चुराने के बाद झोपड़ी में उसने आग लगा दी, जिससे सब सोचे कि रुपए जल गए। परंतु रुपए जल कैसे गए? रुपए तो सिक्के थे, सिक्के जल नहीं सकते थे। अगर जल जाते तो भी चांदी बाकी रहती, परंतु चांदी उसे कहीं मिली नहीं। सूरदास ने तो पूरे राख को आटे की तरह गूंथ गूंथ करके मतलब खोज लिया, कहीं भी उसे अपने पैसे नहीं मिले। तो उसे आशंका हो गई थी अंदर ही अंदर कि किसी ने पैसे चुरा लिए, और जगधर ने भी आकर बता दिया कि तुम्हारे पैसे भैरव ने चुरा लिए। तो भैरव ने रुपयों का लालच रखा था अपने मन में और अपमान का बदला लेना चाहता था वो। इन्हीं 2 कारणों से उसने सूरदास की झोपड़ी जलाई। बाद में सुभागी को भी जब ये सब बातें पता चली तो उसे भी काफ़ी दुख हुई और सुभागी ने भी मन में प्रण कर लिया कि मैं भैरव के साथ रह के उस पोटली को, उस पैसे को उसके पास से चुरा लूँगी और सूरदास को वापस लूँगी। तो कहानी आगे क्या हुई ये तो पता नहीं, परंतु यहाँ तक यही बताया गया कहानी में कि सुभागी वापस भैरव के पास चली जाती है। उसे छोड़ चुकी थी परंतु उसके पास चली जाती है सूरदास के लिए, क्योंकि सुभागी के मन को ये ठेस लगी थी कि सुभागी को बचाने के कारण सूरदास के झोपड़े में आग लग गई और उसके पैसे चोरी हो गए। और यह सब काम किसने किया था? भैरव ने किया था। भैरव ने यह सब जानबूझ करके किया था, क्योंकि भैरव अपना अपमान का बदला लेना चाहता था। वो सुभागी के साथ जैसा भी सलूक करता वो चाहता था कि सूरदास या कोई अन्य व्यक्ति उसके मामले में ना बोले, परंतु सूरदास ने बोला था। इसीलिए अपमान का बदला लेने के लिए भैरव ने आग लगाई थी। दूसरा, उसके मन में रुपयों का लालच था, वो पैसे चोरी करना चाहता था और पैसे चोरी करने के लिए भी उसने आग लगाई थी। तो ये 2 प्रश्न, इसके सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक तरह से ये मान करके चलिए। 1-2 ऐसे होंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, पर आप सारे प्रश्नोत्तर को अच्छे से याद कीजिएगा, पॉइंट्स में लिखिएगा, मार्किंग अच्छी मिलती है। पॉइंट्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। आप क्लास 12
12 में है, बल्कि 9-10 से ही पॉइंट्स में लिखना चाहिए। तो अब अपनी आदत को डाल लीजिएगा कि पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे और इसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको 1 और 2 प्रश्न समझा दिया है, बाकी इसके बचे हैं 3, 4, 5, 6, 7। इसमें अधिक प्रश्न उत्तर नहीं है, तो वो मैं आपको कल की वीडियो में समझा दूंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखिए, लिख कर पढ़िए, याद करिए, याद आसानी से हो जाएंगे और पॉइंट्स में ही इसे याद कीजिएगा, ठीक है क्लास 12। धन्यवाद।